वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के बारे में। तो पीपीबी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये सभी टॉपिक्स अपडेट हो चुके हैं। चाहे केवाईसी की बात कर लें, एएमएल से रिलेटेड हो गया, या कल हमने इवन नॉमिनेशन से रिलेटेड रूल्स के बारे में बात करी थी। तो काफी चीजें अपडेट हुई हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेज a bank is applying the rules on FCRA receipt account, which approach is compliant? तो FCRA receipt account के बारे में क्वेश्चन है, तो बताना है कि कौन सी जो हमारी अप्रोच है वो करेक्ट रहेगी। द फर्स्ट ऑप्शन इट सेज द designated account must be in RBI Mumbai. Foreign contribution may first be received in any cash credit account. Foreign contribution must first be received in any designated FCRA account at SBI New Delhi branch before utilization through permitted accounts. FCRA permits cash receipt विदाउट अ बैंक अकाउंट अप टू ₹10 लाख। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इस केस में? जल्दी से जल्दी अपना आंसर पोस्ट कीजिए। डू पोस्ट द आंसर एट द अर्लीस्ट। तो एफसीआरए क्या होता है? यू शुड बी नोइंग इट। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में होता है, ठीक है। तो आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत जो रजिस्टर्ड एनजीओ है, एसोसिएशन है, या फिर जो पर्सन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं। तो फॉरेन मनी सीधे किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक अकाउंट में आपका पैसा उठ करके आ जाएगा। दैट इज नॉट द केस। ऐसा सिनेरियो नहीं है, राइट। तो कहां पर आता है पैसा? आपको एक फ्लो याद रखना है। मैं आपको एक सिंपल सा यहां पर फ्लो बताता हूं, उस फ्लो को माइंड में बिठा लो, क्लियर हो जाएगा। तो लेट से एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन आई। अब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी कमिंग टू द एसबीआई न्यू दिल्ली अकाउंट। एसबीआई का जो न्यू दिल्ली ब्रांच में आपका एफसीआरए अकाउंट आया होगा ना, सबसे पहले पैसा वहां पर आएगा। एंड फिर आपका जो दूसरा परमिटेड अकाउंट है जहां पर आप फर्दर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, उस परमिटेड अकाउंट में जो कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हो। एंड जिस पर्पस के लिए एफसीआरए फंड आपके पास रिसीव हुआ है उसी पर्पस के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो डेजिग्नेटेड अकाउंट में आपके पास अकाउंट में पैसा आना चाहिए, दैट्स द केस। तो एसबीआई एनडीएमबी यानी कि एसबीआई की न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, वहां पर आपका पैसा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एसबीआई में आरबीआई में आ जाएगा? नो, दैट्स नॉट द केस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन पहले कैश क्रेडिट अकाउंट में आएगी? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है दैट्स एब्सोल्युटली द करेक्ट, वो बिल्कुल सही आंसर। चलिए, जेआरबी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इस क्रैश कोर्स के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं, इसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब चीजें मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इसको एनरोल कर सकते हो। फ्लैट 40% ऑफ भी मिल रहा है। यू आर टू यूज द कूपन कोड तिरंगा, जो सिर्फ और सिर्फ कल तक वैलिड है। तो वेट किस चीज की कर रहे हो? अभी के अभी कर लो एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ प्रैक्टिकल केस इन्वॉल्विंग द प्री कंप्लाइंट प्रोसेस, विच कंक्लूजन इज करेक्ट? तो कौन सी कंक्लूजन करेक्ट है? अब इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यानी कि जो आरबीआई का आईओएस है, ओम्बड्समैन स्कीम है, उसमें भी मेजर अपडेट्स आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 उन्हीं अपडेट से रिलेटेड है। तो अगर आपने नई स्कीम से रिलेटेड हमारी वीडियो को गो थ्रू नहीं किया है तो यस लिख दीजिए। मैं जो हमारा पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड है वहां पर पेस्ट कर दूंगा लिंक। आप हमारी एप्लीकेशन में है तो आपको वहां पर नोटिस बोर्ड में ये दिख जाएगा। ऑप्शंस है कि इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल इज ऑप्शनल वेयर एवर द क्लेम एक्सीड्स 1 लाख। द कंप्लेनेंट शुड फर्स्ट अप्रोच द रेगुलेटेड एंटिटी वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। द कंप्लेंट might ordinarily be taken into RBI Ombudsman after 30 days. A policy complaint is compulsory and the regulated entity gets only 7 days. The complainant must approach RBI first and the regulated entity later. तो क्या सही आंसर होने वाला है? देखो, ओम्बड्समैन स्कीम अपडेट हो चुकी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। तो आरबीआई आईओएस इफेक्टिव हो चुकी है फ्रॉम द 1 जुलाई 2026। अब आपके पास इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन थी, क्योंकि वो 30 जून तक आ चुकी है, तो डेफिनेटली आपको ओम्बड्समैन से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कट ऑफ डेट तो 30 जून की है, ऐसा नहीं है। तो आरबीआई आईओएस इफेक्टिव 1 जुलाई से हुई है, लेकिन डेफिनेटली इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था।
तो रेगुलेटेड एंटिटी के पास आपने जाना होता है, सिंपल सा फंडा है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ओम्बड्समैन के पास चले जाओगे। तो कंप्लेंट जो होगी वो पहले कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी के पास आप जाओगे, जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, वहां पर कंप्लेंट लॉन्च करोगे। एंड एक जो मेजर चीज करी गई है ना, दैट्स रिलेटेड टू द लिमिटेशन पीरियड। पहले लिमिटेशन पीरियड पता है कितना होता था ओम्बड्समैन के केस में? दैट वाज 1 ईयर। अब इस लिमिटेशन पीरियड को रिड्यूस करके कर दिया गया है 90 डेज। यानी कि लेट से पर्सन ए है जो वो गया अपने बैंक के पास, XYZ बैंक है, उनके पास ये पर्सन ए गया। अब ये पर्सन गया XYZ बैंक के पास, इसको दिक्कत आ रही थी, इसने वहां पर लिखित में अपनी कंप्लेंट के बारे में बताया। नाउ ही इज टू वेट फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए वेट करेगा। क्यों? अगर तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ गया और इसको सेटिस्फैक्टरी ना लगा तो उस डेट से, या फिर जब आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो 30 दिन का टाइम पीरियड जो है वो आप काउंट करोगे। एंड फिर आप आगे जाओगे किसके पास? ओम्बड्समैन के पास जा सकता है, लेकिन अब 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लेंट लॉन्च करवानी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये अपडेट है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है दैट वुड बी व्हाट? कौन सा आंसर रहेगा? जल्दी से जल्दी चैट में मेंशन कर दीजिए विच वन वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। इट इज द ऑप्शन बी। व्हाई ऑप्शन बी? देखो सिंपल सा फंडा, कंप्लेनेंट पहले अप्रोच करेगा रेगुलेटेड एंटिटी को, अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो कंप्लेनेंट यहां पर आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जाएगा आफ्टर 30 डेज। और अगर रिप्लाई मिल गया तो जिस दिन आपको रिप्लाई मिला उस दिन से आपके 90 डेज का टाइम पीरियड आप स्टार्ट कर दोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज which option correctly combines the applicable limits, conditions, filing window and fee? तो फाइलिंग विंडो एंड फी से रिलेटेड कौन सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं रिलेटेड टू दिस ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम? दैट वी नीड टू आंसर, क्योंकि मेजर चेंजेस हुए हैं इन चीजों में। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर पोस्ट करें। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी आपने आंसर पोस्ट करना है। सो ऑप्शंस आर लाइक, there is no filing limitation but a fee of rupees 500 apply above rupees 1 lakh. A complaint should ordinarily be filed within the prescribed 90-day window and no fees is charged. The filing window is 30 days from the transaction and only senior citizens are fee exempt. The filing window is 1 year in every case and the fee of 1% is payable. तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो लॉजिक है वो तो बता ही दिया है, तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर मार्क कर दीजिए। Do mark the answer at the earliest that which particular option would be the correct answer here. कोई भी डाउट रहता है you can be asking, so mark your answer at the earliest. So kindly do mark your answer at the earliest that what will be the case here. So it is option B. ऑप्शन बी आपको बताया ना 90 डेज का है, तो दिस इज अ प्रिस्क्राइब लिमिट एंड कोई भी फीस नहीं है। ओम्बड्समैन में जाने के लिए कोई भी फीस नहीं है। सच इट्स नॉट द केस दैट यू विल बी चार्ज्ड समथिंग। आपको कोई अलग से पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंप्लायंस टीम इज रिव्यूइंग द डिस्प्यूट अमाउंट एंड कंपनसेशन लिमिट्स, व्हिच पोजीशन शुड इट अडॉप्ट? Option 8 says there is no ceiling on an amount in dispute, while compensation may reach 30 lakh rupees for consequential loss plus 3 lakh rupees for time, expenses, and harassment or mental anguish. Only disputes up to rupees 30 lakh are maintainable and no separate additional compensation is allowed. The dispute amount is capped at rupees 20 lakh, compensation at 1 lakh. There is no limit on either the dispute amount or the compensation award. तो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम से रिलेटेड काफी ज्यादा जो एक बहुत बड़ा अपडेट आप कह लो रिलेटेड टू रिवॉर्ड से रिलेटेड तो है ही है। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर मार्क कीजिए। सो डू मार्क योर आंसर एट द अर्लीस्ट कि अब कितना अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा सकता है। सो इट इज ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर अमाउंट है तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं, देयर इज नो सीलिंग फॉर द अमाउंट इन डिस्प्यूट। लेकिन कंपनसेशन से रिलेटेड बात करते हैं तो अब 30 लाख तक का आपको कंसिक्वेंशियल लॉस के लिए अमाउंट मिल सकता है, प्लस टाइम, एक्सपेंसेस, हैरेसमेंट के लिए 3 लाख अलग से मिल सकते हैं। पहले ये लिमिट कितनी थी? इफ यू मेमोराइज, पहले ये लिमिट होती थी 20 लाख प्लस 1 लाख की, बट नाउ दिस इज नॉट द लिमिट, द लिमिट इज 30 + 3।
ध्यान में रखिएगा, ये लेटेस्ट अपडेट जो है इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम, उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको ये लेटेस्ट लिमिट्स पता हो। नेक्स्ट इट्स रिलेटेड टू की विच इंटरप्रिटेशन ऑफ अपील पीरियड इज एक्यूरेट। जब हम अपील पीरियड की बात करते हैं तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जो करेक्ट है, दैट वी नीड टू आंसर। Option A, the appeal period is 90 days with no extension. The appeal period is 15 days and can be extended by 15 days only. The every decision is final and no appeal is permitted. An appeal should only be filed within 30 days. The appellate authority may allow further a period of 30 days where sufficient cause is shown. तो क्या रहेगा? अपील का मतलब क्या होता है? जब आपने एक बार ऑम्बर्ट्समैन के पास गए और फर्दर आपने आगे अब अपील करनी है, यानी कि जो जजमेंट आई ऑम्बर्ट्समैन की उससे आप खुश नहीं हो, यू आर अग्रीव्ड विद द जजमेंट, तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे, उससे रिलेटेड है। तो नॉर्मल जो अपील पीरियड है ना, अब देखो, अपील पीरियड इज नॉट 90 डे। अपील के लिए 90 डेज का पीरियड नहीं है। 90 डे वाला जो है दैट्स रिलेटेड टू द मेन कंप्लेंट फाइलिंग विंडो, वो अपील से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना। 90 डे वाला जो पीरियड है दैट्स रिलेटेड टू द मेन विंडो, राइट, वो मेन विंडो से रिलेटेड है। तो ऑप्शन जो ए है दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। अपील पीरियड इज 15 डेज, इज इट द केस? नो, 15 प्लस 15 का रूल नहीं है, इट्स अ 30 प्लस 30 रूल। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये कह रहा है कि एवरी डिसीजन इज फाइनल, नो अपील इज देयर, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन जो डी है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, कि अपील ऑनरी जो होती है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपने फाइल करनी होती है, लेकिन अगर जो आपके पास एपेलेट अथॉरिटी है वो अगर लेट्स से सेटिस्फाइड है विद द केस, तो डेफिनेटली आपको 30 दिन अलग से एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन वो एक डिस्क्रिशनरी एक्सटेंशन होगी। सिर्फ सफिशिएंट कोज अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको मिलती है। 60 डेज का कोई ऑटोमेटिक विंडो नहीं होता है, इस चीज को माइंड में रख लेना। 60 डेज का कोई ऑटोमेटिक विंडो नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 31 जो केएफएस से रिलेटेड है, पीनल चार्जेस से रिलेटेड है, डिजिटल लेंडिंग प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 31। A branch encounters a case concerning KFS and APR disclosure. Which action is consistent with the regulatory framework? तो KFS से रिलेटेड एंड फर्दर जो APR है इनसे रिलेटेड एक इशू आया है, एक केस है, इसके पास ब्रांच के पास केस है, तो हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाली है, कंसिस्टेंट होगी। APR is relevant only to foreign currency loans and excludes other costs. KFS is optional after the sanction letter is signed. KFS is limited to housing loans where 50 lakh and APR excludes interest. And covered retail and MSME retail loan borrowers must receive a key fact statement containing APR based disclosure of the total cost of the credit. So which one would be the correct for this particular scenario? तो KFS होता है की फैक्ट स्टेटमेंट। KFS is related to what? That's related to the key fact statement. तो जितने भी रिटेल लोन्स हैं, जितने भी MSME टर्म लोन्स हैं, वो सभी इस फ्रेमवर्क के तहत कवर होते हैं। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो कोई भी नए लोन्स हैं, जिसमें फ्रेश लोन्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दिए गए हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। तो जहां कहीं भी लोन का टेनर जो है वो 7 दिन या उससे ज्यादा है, तो वहां पर 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो प्रोवाइड करना है। एंड जहां पर लोन टेनर जो है वो 7 डेज तक का है, वहां पर मिनिमम 1 वर्किंग डे में आपको केएफएस प्रोवाइड करना है। यानी कि ये वो पीरियड है जिसमें बोरोअर केएफएस के टर्म्स को कंसीडर करके एक्सेप्ट करता है। और एपीआर में क्या क्या चीजें आती हैं? एपीआर, व्हाट इट इज रिलेटेड टू एपीआर, एनी आइडिया रिलेटेड टू इट, जल्दी से जल्दी बताइएगा और साथ के साथ आंसर भी मार्क करें। साथ के साथ आंसर भी मार्क करें। सो एपीआर इज रेलिवेंट टू द फॉरेन करेंसी लोन्स ओनली, इज इट द केस कि एपीआर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी लोन्स में वैलिड है? देखो, केएफएस होता है आपके पास, की फैक्ट स्टेटमेंट होती है। अब केएफएस में क्या आएगा? लोन का जो शॉर्ट स्टैंडर्डाइज्ड जो कॉस्ट है, टर्म्स है, वो सभी आएंगी। यानी कि बोरो को लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले केएफएस दिया जाता है ताकि उसको पता लग जाए कि इंटरेस्ट रेट कितना है, टोटल चार्जेस क्या है, एपीआर क्या है। एपीआर होता है एनुअल परसेंटेज रेट। एपीआर इज एनुअल परसेंटेज रेट।
एनुअली आपको कितना रेट पड़ रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड में बोल देते हैं ना 3% कह दिया, तो 3% तो मंथली है, इसको ईयरली में कन्वर्ट करके बताएंगे कि 36% पर एनम के बेस पर आपको पड़ रहा है। तो वो आपको बताना पड़ेगा, अगर मंथली रेस्ट है तो कंपाउंडिंग के ऊपर कितना पड़ेगा, सब चीजें वहां पर आपको इन डिटेल उसे बताना पड़ता है। दैट्स अ एनुअल टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो बोरो के लिए क्रेडिट की एनुअल टोटल कॉस्ट क्या होगी उसके बारे में बताना होता है। तो एपीआर सिर्फ क्या फॉरेन करेंसी लोन के लिए? नो, दैट्स नॉट द केस। ऑप्शन ए हो गया गलत। KFS इज ऑप्शनल? नो, KFS इज नॉट ऑप्शनल। KFS ऑप्शनल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर है, लोन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले आपने उसको देना होता है ताकि वो डिसीजन ले सके। और KFS सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के लोन्स के ऊपर होता है, ऐसा भी नहीं है। तो बची ऑप्शन डी। तो जितने भी आपके पास रिटेल लोन्स हैं, जितने भी आपके पास क्रेडिट लोन्स हैं, सभी इसमें कवर्ड होते हैं। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक स्माइली आइकन आप भेज सकते हैं सो दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड अगर कोई भी इशू रहता है, डू लेट मी नो सो दैट वी कैन बी कवरिंग दैट आल्सो। नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 32nd। Which option is the most accurate application rule on undisclosed charges? तो अनडिस्क्लोज चार्जेस के बारे में कौन सी चीज सही है नहीं है वो हमने बताना है, related to application of the undisclosed charges. So option A, it says that the lender may add any fee through a website notice, यानी कि बोरोर के कंसेंट के बिना आप वेबसाइट पर नोटिस दो और आप चार्जेस ऐड कर सकते हो, फीस ऐड कर सकते हो। KFS disclosure is relevant only after the first repayment, सिर्फ पहली रिपेमेंट के बाद ही KFS बेसिकली एडमिट होता है। Otherwise, option C, it says a charge not disclosed in the KFS cannot ordinarily be levied on the borrower during the loan term without the borrower's explicit consent. Any undisclosed charge may be added later if it is below rupees 1000. सो KFS का पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बोरोर को लोन लेने से पहले पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट कितनी है। अब उसमें इंटरेस्ट रेट, एपीआर, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, लोन टेन्योर, जो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट है, सब चीजें बताई जाएंगी। तो जो चार्ज बोरोर को पहले बताया नहीं गया उसे बाद में सरप्राइज चार्ज की तरह नहीं लगाया जा सकता, राइट। तो अनडिस्क्लोज चार्ज का रूल है कि अगर मान लो आपने पहले बता दिया कि 5000 प्रोसेसिंग फीस है, डॉक्यूमेंटेशन फीस 1000 की है, इंश्योरेंस 8000 की है, एपीआई 10.25% है, अब बाद में नहीं लगा सकते। सो अगर हम ध्यान से समझे तो ऑप्शन ए तो हो गया इनकरेक्ट कि कोई भी आप चार्ज बाद में लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और KFS में आपके बेसिकली इज रेलिवेंट ओनली आफ्टर द फर्स्ट रीपेमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। KFS का मेन पर्पस यही है कि लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले जो मटेरियल टर्म्स एंड कॉस्ट है उसको पता हो। तो यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि एक चार्ज जो डिस्क्लोज नहीं किया गया तो बिना उसके कंसेंट के आप उसको लिवाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी लिवाइंग इट अपॉन द बोरोवर। नेक्स्ट इट सेज दैट द विच ऑप्शन करेक्टली स्टेट्स द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ पिनल चार्जेस। रेगुलेटरी ट्रीटमेंट क्या रहता है पिनल चार्जेस से रिलेटेड, दैट वी नीड टू आंसर, दैट वी नीड टू आंसर। सो ऑप्शंस देखिएगा, सबसे पहले कई चीजें ना ऑप्शन से क्लियर हो जाती है। लाइक इट सेज पेनल्टी मस्ट ऑलवेज बी कंपाउंडेड एज पिनल इंटरेस्ट एंड द लेंडर मस्ट कैपिटलाइज पिनल चार्जेस every month and penal charges are prohibited in every loan. Penalty for non-compliance with material loan terms should be levied as penal charges and not added as penal interest to the rate of interest. Which one would be the correct answer? देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आरबीआई का जो फ्रेमवर्क है ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बोरोअर लोन कॉन्ट्रैक्ट की जो मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके साथ कंप्लाई नहीं करता तो डेफिनेटली लेंडर पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन उसे पेनल चार्जेस के रूप में लिवाई करना होगा, पेनल इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट रेट में ऐड नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 2000 रुपए के, तो इस 2000 के जो चार्जेस लगाए हैं यानी कि पेनल्टी लगाई है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आप नहीं लगा सकते। ये नहीं है कि बाद में इसके ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी द केस, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती है। तो मान लो कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, डिफॉल्ट होने पर आपको कि 10 प्लस 2% हो जाएगा। तो आरबीआई ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप एडिशनल इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते। पहले क्या होता था, बैंक ना एडिशनल इंटरेस्ट रेट लगा देते थे, बट नाउ दैट इज नॉट द केस, ऐसा सिनेरियो अब नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए समझो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि पेनल्टी मस्ट ऑलवेज बी कंपाउंडेड, तो ऐसा है ही नहीं है, ये तो टोटल आरबीआई ने कह दिया, इसका टोटल ऑपोजिट कह दिया
कि पिनल चार्जेस लगा सकते हो, पिनल इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। ऑप्शन बी कह रहा है कि लेंडर मस्ट कैपिटलाइज पिनल चार्जेस, तो ये भी डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है। कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते पिनल चार्जेस के ऊपर, मतलब पिनल चार्ज पर फर्दर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं कर सकते, ये चीज आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है। एंड ऑप्शन सी कह रहा है कि पिनल चार्जेस आर प्रोहिबिटेड इन एवरी लोन, दैट्स नॉट द केस। आरबीआई ने पेनल्टी को कंप्लीटली खत्म नहीं किया, पेनल्टी लग सकती है लेकिन सही फॉर्म में लगेगी, सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस जो है वो रहेगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रहेगी। आप पिनल चार्जेस लगा सकते हो बट पिनल इंटरेस्ट नहीं लगाए कर सकते, दैट्स नॉट अलाउड, वो चीज अलाउड नहीं है। सो जेआरबी का पूरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम सभी लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको गो थ्रू कीजिए। इसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस भी मिलती हैं, प्लस इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो यू आर गेटिंग द वीडियोस आल्सो, यू विल बी गेटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, एंड इसमें आपको पीडीएफ्स मिलते हैं जिनका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, राइट। एंड अगर आप मान लो कि फ्री टियर में भी हो तो आप हमारी जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो, यू कैन बी एक्सेसिंग द पीडीएफ फाइल्स आल्सो, राइट। तो इन पीडीएफ फाइल्स में आपको वन लाइनर पीडीएफ मिल जाएंगे, तो फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर के आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगे, एंड यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, राइट, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, दैट इज iibf.info/app पर जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, यूज द ORG कोड GEGKT, जिसके साथ आप iOS डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन इफ इट इज रिलेटेड टू द केएफएस, अ बैंक इज अप्लाइंग द रूल्स ऑन डिफॉल्ट लॉस गारंटी कैप, विच अप्रोच इज कंप्लाइंट। डिफॉल्ट लॉस गारंटी कैप का जो रूल है बैंक वो अप्लाई कर रहा है, तो कौन सा बेसिक पॉइंट जो है दैट्स रेलिवेंट, कौन सा पॉइंट रेलिवेंट रहेगा? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा कि डिफॉल्ट लोन गारंटी may cover 100% of every digital loan. The cap is 20% of the lender's total advances. A permitted default loss guarantee arrangement in digital lending is capped at 5% of the amount of the specified loan portfolio determined under the RBI framework. The cap is rupees 5 lakh per borrower irrespective of the portfolio size. Which one would be the correct answer for the question number 34? तो देखो आरबीआई ने क्या किया कि जो डिजिटल लेंडिंग फ्रेमवर्क है ना उसके अकॉर्डिंग डीएलजी अरेंजमेंट सेटअप किया। डीएलजी अरेंजमेंट क्या होता है? दैट इज डिफॉल्ट लोन गारंटी। इसके बारे में आपको इन डिटेल बताता हूँ, राइट। तो डिजिटल लेंडिंग में कई बार जो बैंक है या एनबीएफसी है वो बोरोर सोर्स नहीं करता, यू आर नॉट सोर्सिंग द बोरोर, राइट। यानी कि कोई एलएसपी होता है, लेट्स से यहां पर है कोई एनबीएफसी, अब ये खुद तो बोरोर को सोर्स नहीं कर रहा, तो आगे है कोई एलएसपी। एलएसपी का मतलब होता है जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। अब ये बोरोर सोर्स कर रहा है, दिस इज बेसिकली सोर्सिंग द बोरोर। अब यहां पर है बोरोर्स जो एलएसपी के पास आ रहे हैं एंड ये सोर्स करके दे रहा है एनबीएफसी को, क्लियर। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहा है, ये एलएसपी डिजिटल प्रोफाइल जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कर रहा है, एंड लेंडर को गारंटी देता है ये प्लेटफॉर्म कि अगर पोर्टफोलियो में कुछ बोरोर डिफॉल्ट करते हैं तो प्री डिफाइंड लिमिट तक ये लॉस को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि अगर ये बोरोर ने डिफॉल्ट करा तो एक लिमिट लगा देगा, एलएसपी बोलेगा कि भाई ये लॉस को ना, इतने लॉस को प्री डिटरमाइंड परसेंटेज होगी पोर्टफोलियो की, ये मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, राइट, इसको मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो अगर पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट करेंगे तो प्री डिफाइंड लिमिट तक वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो लोन लेंडर देगा। बोरो डिफॉल्ट करता है तो परमिटेड जो डीएलजी प्रोवाइडर है वो अग्रीड लिमिट तक लेंडर के लॉस को कवर करता है, लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि लेंडर अपना पूरा क्रेडिट रिस्क किसी और थर्ड पार्टी पर डाल दे, इसलिए डीएलजी के ऊपर कैप लगाई गई है। तो ये नहीं है कि ये 100% डीएलजी दे दे, डिफॉल्ट लोन गारंटी दे दे, नो, दैट इज नॉट अलाउड, ये चीज अलाउड नहीं है। तो ये डीएलजी कैप आरबीआई ने लगा दी कि मैक्सिमम कैप लगाई गई है। अब यहां पर जो कैप है ना वो कितनी है? दैट इज 5%। कितने की कैप लगाई गई? 5% की कैप जो है वो लगाई गई है। यानी कि जो भी स्पेसिफाइड लोन पोर्टफोलियो होगा उसका 5%, लेट्स से एलएसपी के थ्रू 100 करोड़ का इन्होंने पोर्टफोलियो फाइनेंस किया, कितना? 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ का 5% जो है, यानी कि 5 करोड़ तक का लॉस अगर डिफॉल्ट होता है तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है डीएलजी प्रोवाइडर, एंड बाकी का नहीं। बाकी का भाई इनको खुद ही देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्लियर? क्लियर है यहां पर चीज?
आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इतना सफिशिएंट आपके लिए। ऑप्शन है कि डीएलजी में कवर 100% ऑफ द लोन, ऐसा तो नहीं है, ये तो प्रोहिबिट करना है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कैप इज 20% ऑफ द लेंडर्स टोटल एडवांसेस। नो, देखो पहली चीज तो 20% की लिमिट गलत है, एंड दूसरी चीज है कि डीएलजी कैप लेंडर के टोटल एडवांसेस पर नहीं लगती, ये स्पेसिफाइड लोन पोर्टफोलियो के ऊपर लगती है, यानी कि जो पोर्टफोलियो इसने सैंक्शन किया उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नहीं, ये भी गलत हो गया। अ परमिटेड डिफॉल्ट लॉस गारंटी अरेंजमेंट इन डिजिटल लेंडिंग इज कैप्ड एट 5%, बिल्कुल सही है, एंड स्पेसिफाइड लोन पोर्टफोलियो के ऊपर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सी है that is absolutely the correct answer. Now let's move toward the next question. It says ये है in practical case involving 90-day NPA norm, which conclusion is correct? तो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीए का टॉपिक ही इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर यहां तक वीडियो क्लियर हो गई है एंड आप देख रहे हो वीडियो को अभी तक, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। इवन यू कैन बी शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स लाइक रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन दैट यू हैव बीन यूजिंग इट, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो। क्लियर, सिंपल सी बात है। अगर बेनिफिट ही नहीं हो रहा फिर क्यों शेयर करोगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ओनली प्रिंसिपल ओवर ड्यू इज कंसीडर्ड, अनपेड इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। जब हम 90-day नॉर्म देखते हैं, द अकाउंट बिकम्स एनपी इमीडिएटली ऑन द ड्यू डेट, द यूनिफॉर्म पीरियड इज 180 days, अ टर्म लोन अकाउंट जनरली बिकम्स एनपीए व्हेन इंटरेस्ट और एन इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days। तो क्या होगा, देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। XYZ बैंक है, इसने एक लोन दिया पर्सन पी को, और ये लोन दिया गया था 10 लाख का, और इस पर्सन ने 5 साल में इस लोन को वापस करना था, मंथली इंस्टॉलमेंट थी। क्लियर, एंड लेट से इसको इंटरेस्ट हर एक महीने पड़ रहा है 20,000 पे, हर एक महीने का इंटरेस्ट पड़ रहा है, जस्ट एज्यूमिंग इट पर मंथ, ये पर मंथ इसको इंटरेस्ट पड़ रहा है। ओके जी। तो अगर टर्म लोन में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ड्यू रहता है तो सीधा लोन एनपी नहीं होता, तो लोन पहले जाएगा एसएमए कैटेगरी में, यानी कि स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट की कैटेगरी में। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, SMA-0, SMA-1 एंड SMA-2। अगर तो इरेगुलरिटी है 30 दिन तक की, अप टू 30 days, यानी कि 1 to 30 days, फिर तो होता है SMA-0। अगर 31 से लेकर के 60 days तक का इरेगुलर है तो होता है SMA-1। और अगर 61 से 90 days का इरेगुलरिटी होता है तो फिर होता है SMA-2। ओके, फिर SMA-2 होता है। और ये 90 डेज के बाद, आफ्टर द 90-day पीरियड, ये अकाउंट एनपीए में तब्दील हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। एनपीए में फर्दर कैटेगरीज होती हैं, लाइक यू आर हैविंग द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, राइट, या फिर डाउटफुल एसेट की कैटेगरी होती है एक, या फिर एक लॉस एसेट की कैटेगरी होती है। ये कैटेगरीज होती हैं फर्दर हमारे पास, वो बात की बात है। तो सिंपल लैंग्वेज में जब लोन बैंक के लिए एक्सपेक्टेड तरीके से इनकम जनरेट कर रहा था तब तक तो स्टैंडर्ड रहता है, जब नहीं करता बंद कर देता है, तो बोरोर प्रिस्क्राइब पेमेंट तक पेमेंट नहीं करता तो उस लोन को एनपी की तरह हम क्लासिफाई कर देते हैं। और इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों को कंसीडर किया जाता है, राइट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में से कोई भी अगर एप्लीकेबल अमाउंट फॉर मोर देन 90 days ओवर ड्यू हो चुका है तब हम उसे एनपीए क्लासिफाई कर देते हैं, राइट। तब हम उसे एनपीए क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, the only principal overdue is considered, that's not the case brother। principal plus interest दोनों को कंसीडर करना होता है, सिर्फ प्रिंसिपल के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। ऑप्शन बी, अकाउंट बिकम्स एनपीए इमीडिएटली ऑन द ड्यू डेट। देखो ड्यू डेट मिस होते ही अमाउंट ओवर ड्यू होता है, ड्यू डेट मिस होते ही अमाउंट ओवर ड्यू होता है, लेकिन उस दिन एनपी नहीं होता। यानी कि ईएमआई अगर आपकी ड्यू हुई तो उस दिन वो बेसिकली एनपी नहीं होगा, ठीक है। आपकी ईएमआई ड्यू थी 1 जनवरी को, आपने पे नहीं करी तो ये तो ना साथ के साथ एनपी हो जाएगा। इट विल टेक 90 डेज, होता ना SMA-0, 1, 2, वो मैंने बताया आपको, उसके बाद होगा। दैट्स नॉट द केस। एंड यूनिफॉर्म पीरियड ये कह रहे हैं 180 डेज का, इज इट सो? नो। जो IRACP नॉर्म्स है, IRACP पता क्या होता है, ये नॉर्म, ये फुल फॉर्म ना याद रखना, दैट इज व्हाट्स इट रिलेटेड टू, जो आपके पास इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं, IRACP नॉर्म्स कहते हैं हम इनको। व्हाट वी से देम टू बी, वी से देम टू बी IRACP नॉर्म्स, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स हम इनको कहते हैं, उनके बेस पर होता है। सो
फर्दर इट सेज वो तो आपके पास 90 डेज का टाइम पीरियड नहीं है, वो आपके पास पर्टिकुलरली सॉरी 180 डेज का टाइम पीरियड तो नहीं है, 90 डे का नॉर्म एप्लीकेबल रहता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर है सी, दैट्स नॉट द करेक्ट वन। ऑप्शन डी सेज अ टर्म लोन account generally becomes NPA when interest or installment period remains overdue for more than 90 days. Absolutely correct. Now, next it says which option correctly combines the applicability of limits condition for security erosion classification. अब कई केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी सिक्योरिटी इरोजन हो जाती है ना, लेट से आपने लोन सैंक्शन किया था 40 लाख रुपीस का, 40 लाख का लोन सैंक्शन करा, उस टाइम पर सिक्योरिटी जो अवेलेबल थी वो भी लेट से 40 लाख की सिक्योरिटी अवेलेबल थी, तो लोन अमाउंट भी 40 लाख का है, एंड जो सिक्योरिटी उस टाइम पर अवेलेबल थी वो भी 40 लाख रुपए की थी। अब हुआ क्या कि आप इंस्पेक्शन पर गए, यू वेंट फॉर द इंस्पेक्शन, आपकी मंथली या क्वार्टरली इंस्पेक्शन थी, आपने देखा कि इसकी तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रह गई है 2 लाख की, इसकी वैल्यू तो 2 लाख की रह गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% की रह गई है, यानी कि बिलो 10% हो गई है। तो अगर आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोजन के बाद सिर्फ और सिर्फ 10% से भी कम हो जाती है, तो हम उस अकाउंट को सीधा और सीधा कौन से एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं? लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। कौन सी कैटेगरी में डालते हैं फिर? लॉस एसेट की कैटेगरी में। अदरवाइज कौन सी कैटेगरीज फॉलो होती हैं कि पहले सबस्टैंडर्ड होगा, फिर डाउटफुल 1 2 3, उसके बाद फिर लॉस एसेट में जाता है। वो भी अगर आपने उसको राइट ऑफ नहीं करना है तो, अगर राइट ऑफ नहीं करना है तो आप डालते हो, अदरवाइज वो राइट ऑफ कर देते हैं। तो ध्यान से समझना, नॉर्मली कोई एनपीए सबसे पहले क्या बनता है? सबस्टैंडर्ड होता है, फिर डाउटफुल बनता है, फिर लॉस एसेट बनता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी की रिलाइजेबल वैल्यू बहुत ज्यादा इरोड हो गई, तो फिर आरबीआई कहता है कि सिर्फ टाइम बेस्ड एजिंग का वेट करना सही नहीं है, राइट? उसमें दो पैटर्न रखे गए हैं। एक पैटर्न होता है 10% से नीचे, बिलो 10%, एंड दूसरा पैटर्न होता है 50% से नीचे। तो अगर तो 50% से नीचे इरोजन है, इफ द इरोजन इज मोर देन 50%, यानी कि आपकी जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो 50% से भी कम रह गई, फिर तो आप डालते हो उसको डाउटफुल एसेट कैटेगरी में, फिर आप उसको डालते हो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में। लेकिन अगर इरोजन जो है, अगर इरोजन जो है वो इस तरह से हुआ कि आपके पास वैल्यू जो रह गई है वो 10% से कम रह गई है, फिर आप उसे डालते हो सीधा लॉस एसेट की कैटेगरी में। क्लियर? तो ये पॉइंट। अब ऑप्शंस देखते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन 8 सेज if realizable value of security falls below 50%, the last assessed value, the asset may be classified directly as doubtful. If it is below 10% of the outstanding amount, the security is ignored and the asset is classified as loss. Absolutely correct. बिल्कुल सही है। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। यही चीज, यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया, एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके जी। फिर आप सिर्फ और सिर्फ वेट नहीं करते रहोगे कि कब वैल्यू गिरेगी तब इसको हम बेसिकली टाइम के हिसाब से करेंगे, बिकॉज अदरवाइज टाइम बेस्ड होता है, अदरवाइज इट इज टाइम बेस्ड। जैसे सब स्टैंडर्ड के केस में लोन सब स्टैंडर्ड में कितने देर रहता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया कि सब स्टैंडर्ड में कितना टाइम रहेगा? इफ द लोन इज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, तो सब स्टैंडर्ड एसेट में कितनी देर रहेगा? 12 मंथ्स के लिए। फॉर 12 मंथ्स इट रिमेन्स अंडर द सब स्टैंडर्ड एसेट। अच्छा, डाउटफुल में फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे DF1, DF2, DF3। पहले 12 महीने DF1 में, यानी कि सब स्टैंडर्ड के बाद DF1 में, फिर 24 महीने DF2 में, एंड फिर ग्रेटर देन 36 मंथ्स, क्योंकि 36 महीने रह लिए ना अब ये DF में, DF1 DF2 में, तो उसके बाद इनडेफिनेट पीरियड के लिए इट कैन रिमेन अंडर द DF3 कैटेगरी, फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए रह सकता है DF3 कैटेगरी में। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? चलो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंप्लायंस टीम is reviewing the standard asset provisioning rates. Which position should it adopt? तो स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर भी इवन आपको प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ लोन एनपीओ होगा तभी प्रोविजन मेंटेन करोगे, दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको इवन स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर भी प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ती है। देखो होता क्या है कि बैंक है ना, बैंक को बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, आप मतलब सोच नहीं सकते। थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। लेट से यहाँ पर है बैंक,
और ये है बैंक, आपका बैंक, अपना बैंक, और इसके पास आ गया 100 करोड़ का डिपॉजिट। कितना आ गया? 100 करोड़ का डिपॉजिट आ गया। अब ये जो डिपॉजिट आया, इट्स अ लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। एंड ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का पार्ट है। तो इस एनडीटीएल के ऊपर बैंक को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशो, बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्लियर? अब उसके बाद बैंक ने इसमें से कुछ एक लोन दे दिया, लेट्स से 50 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया। अब ये लोन सैंक्शन करा, अब इसमें से कुछ एक लोन होंगे स्टैंडर्ड लोन होंगे, कुछ एक लोन होंगे जो आपके एनपीएज होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे। अब चाहे स्टैंडर्ड लोन हो चाहे एनपीए हो, आपको बैंक को मेंटेन करनी पड़ेगी प्रोविजनिंग इनसे रिलेटेड, यानी कि पैसा साइड पर रखना पड़ेगा। फर्दर क्या होता है कि ये जितना भी रिस्क बैंक लेता है, लेट्स से 50 करोड़ बैंक ने लोन दिया एंड फर्दर 10 करोड़ बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, राइट? तो है तो एक्सपोजर ही ना, रिस्क तो इन्वॉल्व ही है। तो यहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व है और इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। तो एज पर द बेसल नॉर्म्स द बैंक इज टू मेंटेन व्हाट? द बैंक इज टू मेंटेन द कैपिटल। बैंक को कैपिटल भी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के तहत 9% तो कम से कम मेंटेन करना पड़ता है, और साथ में सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% का वो भी मेंटेन करना पड़ता है, वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। फर्दर बैंक को एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करना है, एनएसएफआर मेंटेन करना है। तो इतनी चीजें बैंक को करनी पड़ती है मेंटेन। आइडिया हो गया कि बैंकिंग इतनी की कितनी ज्यादा आसान है। तो जो बैंकिंग आप कर रहे हो दैट्स जनरल बैंकिंग, लेकिन ट्रेजरी भी अपना काम कर रहा है ना, बैंक में इन्वेस्टमेंट्स के काम कर रहे हैं, पोजीशन टेकिंग के काम कर रहे हैं। सो दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सब चीजें किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका सीएआरबी का। अभी के लिए जो पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आपको सिंपल ये वाला फंडा जो है माइंड में रखना है कि इवन जो स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं उनके ऊपर भी प्रोविजनिंग मेंटेन होती है, स्टैंडर्ड के ऊपर भी मेंटेन होगी एंड एनपीए के ऊपर भी मेंटेन होती है। तो ऑप्शंस देखो, द जनरल रेट्स आर 0.25% फॉर द स्टैंडर्ड डायरेक्ट एग्रीकल्चर, एसएमए एडवांसेस 0.40% फॉर द अदर एडवांसेस, 1% फॉर द सीआरई एंड सीआरई आरएच के लिए, यानी कि जो आपके पास कमर्शियल रियल एस्टेट है, रेजिडेंशियल हाउसिंग है, उसके लिए 0.75% है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। जनरल रेट क्या है कि अगर तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर और एसएमए से रिलेटेड है, लाइक स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, फिर तो 0.25% है। डायरेक्ट एग्रीकल्चर है तो भी 0.25% है। अगर कोई अदर कैटेगरी है जो स्पेसिफाइड नहीं है तो 0.40% है। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो 1% है। अगर सीआरई आरएच से रिलेटेड है, यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग है, तो फिर 0.75% है। अच्छा, एक और कैटेगरी है डेट्स रिलेटेड टू टीजर हाउसिंग रेट। अगर टीजर हाउसिंग लोन रेट लगते हैं, यानी कि शुरू में आप ये रेट लगाओ कि बहुत कम रेट लगा दिए सो एज टू मेक द लेंडिंग अट्रैक्टिव, एंड बाद में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होएगा, तो उसके केस में 2% लगता है पहले जब तक आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो, एंड बाद में वो 1% लगेगा जब आप नॉर्मल हायर इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो, राइट? तब आपको इतना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। ओके जी, तो ध्यान में रखना, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनके लिए 0.25% होता है, इनके लिए 0.25% होता है। अगर अभी तक भी क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको उन क्लासेस का, बिकॉज उसमें सभी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो वीडियो आप अभी भी देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ उसके बाद, यानी कि लाइव सेशन के बाद सिर्फ अवेलेबल रहेगी इन द सेशंस। लाइव सेशंस के बाद सिर्फ और सिर्फ उस आप पर्टिकुलर उसी कोर्स में आपको मिलने वाली है। सो मेक श्योर करना कि डेफिनेटली इन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना। चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इट सेज विच इंटरप्रिटेशन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट इज एक्यूरेट? किस सबस्टैंडर्ड के ऊपर कितनी प्रोविजनिंग होती है? अब देखो, मैं आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स है, लाइक सब स्टैंडर्ड एसेट है, यू आर हैविंग द सब स्टैंडर्ड एसेट, या फिर आपके पास डाउटफुल एसेट होते हैं, या लॉस एसेट होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करते हैं। अब दो चीजें हैं, लोन या तो आपका होगा सिक्योर्ड या फिर होगा अनसिक्योर्ड। और सब स्टैंडर्ड के केस में लोन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जो देखा जाता है ना, वो देखा जाता है अब इनिशियो, यानी कि जो सिक्योरिटी अवेलेबल थी अब इनिशियो, शुरू के जब आपने लोन सैंक्शन किया था तब कितनी सिक्योरिटी अवेलेबल थी उसको आप गो थ्रू करते हो। लेट्स से आपने 40 लाख का लोन सैंक्शन करा, तो आप ये देखते हो कि इसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या थी जब लोन सैंक्शन किया गया। तो लेट्स एज्यूम कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थी इसकी 10 लाख रुपए की। कितने की वैल्यू?
10 लाख की थी, तो अगर तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10% है, तो कंडीशन आ गई, इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अब इनिशियो इज ग्रेटर देन 10%, फिर तो हम लोन को कहते हैं सिक्योर्ड एक्सपोजर। एंड दूसरी तरफ, इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेसर देन और इक्वल टू 10%, अप टू 10% मतलब, तो फिर हम उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। बस सिंपल सा फंडा। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपका ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर पाएगा। सिंपल सा चीज माइंड में रखो, सिंपल सा फंडा माइंड में रखो। तो यहाँ तो आपका एक्सपोजर सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, उसके बेस पर आप क्लासिफिकेशन करते हो। वी डू क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दैट। ओके, तो ये सेम सिनेरियो भी आपका सिंपल सा ही है। दिस इज द सेम सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो। ओके जी, तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर 10% से ज्यादा है तो सिक्योर्ड है, अगर 10% तक है तो वो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। अब इस सिनेरियो में जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, वहां पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपके पास 10 लाख की है, विच इज 25%, तो डेफिनेटली ये सिक्योर्ड एक्सपोजर है। और जब ये सिक्योर्ड एक्सपोजर होता है ना, व्हेन इट इज सिक्योर्ड, तो प्रोविजनिंग मेंटेन होती है 15% की। इतनी प्रोविजनिंग 15% की, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 15%। और अगर ये अनसिक्योर्ड है, फिर होती है 25% की प्रोविजन, फिर 25% की प्रोविजनिंग। बट इफ इट इज अनसिक्योर्ड एंड इट इज रिलेटेड टू इंफ्रा, फिर 20%। ठीक है जी। अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऑप्शन ए इट सेज एवरी सबस्टैंडर्ड एसेट अट्रैक्ट्स 15% इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी। 15% की सिक्योरिटी लगेगी प्रोविजन, चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी अवेलेबल हो। दैट्स रॉन्ग। Every unsecured infrastructure exposure attracts 100%, immediately in wrong. Secured exposure attracts 25%, unsecured exposure 15%, opposite बता दिया। Secured portion of a substandard asset generally attracts 15%, unsecured exposure 25%, and a qualifying unsecured infrastructure exposure may attract 20%. Absolutely correct. एंड क्या फंडा होता है एक्सपोजर का कि वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। राइट, तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ ब्रांच एनकाउंटर्स अ केस कंसर्निंग डाउटफुल एसेट प्रोविजनिंग पैटर्न, which action is consistent with the regulatory framework। अब ये डाउटफुल एसेट से रिलेटेड आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डाउटफुल एसेट। मैंने आपको बताया था डाउटफुल में कितनी कैटेगरीज होती हैं। इफ आई एम कैटेगराइजिंग वन लोन एज डाउटफुल एसेट, तो डाउटफुल में 3 कैटेगरी होती हैं। वी कैन से DF1, DF2 एंड फर्दर DF3, ये 3 कैटेगरीज हैं। और इस केस में जब हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू DF1 या फिर DF2 के बारे में, DF3 के बारे में, वी लुक एट द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि वैल्यू कितनी पड़ी है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी, एक तो वो। एंड दूसरा देखते हैं फॉर द शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी के लिए वी डू मेंटेन 100% ऑफ द प्रोविजन। यानी कि लेट से आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 10 लाख की, लोन था आपका 40 लाख का आउटस्टैंडिंग है, तो 30 लाख के ऊपर यानी कि जो शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी है उसके ऊपर तो 100% प्रोविजन मेंटेन होगी ही होगी। बाकी डिपेंड करता है कि ये डाउटफुल 1 है, 2 है, 3 है। डाउटफुल 1 में रहता है 12 महीने, बताया था आपको मैंने, और 24 महीने रहता है डाउटफुल 2 में। और उसके बाद ग्रेटर देन 36 मंथ्स, जब वो डाउटफुल 3 में 36 महीने रह लिया, उसके बाद इनडेफिनेट के लिए ये डाउटफुल 3 में रहेगा। एंड डाउटफुल जो 1 है, यहां पर प्रोविजन होती है 25% की। कितनी? 25% की। डाउटफुल 2 में प्रोविजनिंग होती है 40% की, एंड डाउटफुल 3 में 100% प्रोविजन होती है। यानी कि अगर आपका लोन डाउटफुल 3 में ना, तो जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उतनी प्रोविजन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लियर? यहां तक चीज क्लियर होगी? कोई डाउट्स किसी भी तरह के, यू कैन लेट मी नो अगर कोई भी डाउट्स है तो। ठीक है जी। ऑप्शंस देखते हैं अभी। ऑप्शन इट सेज बोथ पोर्शन अट्रैक्ट्स। अभी कह रहा है कि डाउटफुल एसेट प्रोविजनिंग में क्या क्या चीज होती है, तो हमने बताना है कि बोथ पोर्शन अट्रैक्ट्स 15% थ्रू आउट D1 D2 D3। नो, दैट्स नॉट द केस, ये तो नहीं है। D1 एंड D2 अट्रैक्ट 40% ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन, 25% ऑन द अनसिक्योर्ड पोर्शन। नॉट करेक्ट, बिकॉज अनसिक्योर्ड के ऊपर तो 100% लगता है। The unsecured portion attracts 25% and the secured portion always attracts 100%. That's wrong. For doubtful assets, the unsecured portion is fully provided, वो तो fully provide करना ही पड़ेगा, 100% रहेगा। and the secured portion generally attracts 25% in D1, 40% in D2 and 100% in D3। absolutely correct, बिल्कुल सही है। so answer is option D। answer is option
डी। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन willful defaulter से रिलेटेड है। Which option is most accurate applicable of the rule on willful and large defaulter threshold? Question number 40 it is. तो willful default से related जो threshold है, what would be the correct answer related to it? तो जो लिमिट है वो बेसिकली कितनी थी? Who gave the limit? What was the limit? What is willful default? क्या चीजें होती हैं? सब चीजें समझनी जरूरी है। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। देखो आरबीआई जो है ना, वो विलफुल डिफॉल्टर से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस दी, वो कब दी गई? दोज वर गिवन लेटेस्ट इन 2024, विलफुल डिफॉल्टर से रिलेटेड गाइडलाइन, राइट। एंड फर्दर विलफुल डिफॉल्टर की जो थ्रेशोल्ड है, राइट, कि आप विलफुल डिफॉल्ट में उसको डाल लोगे, डेट इज बेसिकली 25 लाख एंड मोर। तो विलफुल डिफॉल्ट के लिए जो डालोगे डेट इज 25 लाख एंड मोर। एंड सेकेंड चीज है लार्ज डिफॉल्टर थ्रेशोल्ड। जो लार्ज बड़े डिफॉल्ट हुए ना, उनके लिए भी एक थ्रेशोल्ड रख दी गई है। लार्ज डिफॉल्टर थ्रेशोल्ड ये है आपकी 1 करोड़ की, यानी कि वो लोन जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट हुआ है वो। तो विलफुल डिफॉल्ट क्या होगा? ये नहीं है कि कोई भी लोन में रीपेमेंट नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली विलफुल डिफॉल्ट होगा, नो। रीपेमेंट की कैपेसिटी अगर है फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा पर्सन, तो या बोर्ड फंड्स को डाइवर्ट कर रहा है, या फिर फंड्स को साइफन ऑफ कर रहा, यानी कि अपने फंड्स थे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लगा दिए टर्म लोन में, टर्म लोन के थे वर्किंग कैपिटल में लगा दिए, या अपने किसी और फर्म में लगा दिए, और या फिर लेंडर की परमिशन के बिना जो एसेट थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उनको रिमूव कर दिया, या एप्लीकेबल फ्रेमवर्क में इंटेंशनल डिफॉल्ट कंडक्ट करता है वो, तब भी उसे ही मानेंगे, तब भी उसे हम यही मानेंगे। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 25 लाख या उससे ज्यादा और ये चीज करी है तो उसे विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। तो अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख का है, चाहे अगर कंडक्ट सस्पिशियस भी हो, अब क्योंकि थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हुआ तो आप उसको विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में नहीं डालोगे। और लार्ज डिफॉल्टर की कैटेगरी क्या कहती है? द लार्ज डिफॉल्टर कैटेगरी सेज कि अगर 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो उसको किसमें मानोगे? यू विल बी फाइलिंग द पर्सन टू बी अंडर द लार्ज डिफॉल्टर। जहां पर डिफॉल्ट भी किया और विलफुल भी कर रहा है वहां पर लार्ज डिफॉल्टर में डाल दोगे। क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड। अब ऑप्शंस देखते हैं। नाइदर कैटेगरी हैज अ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। तो ऐसा नहीं है भाई, थ्रेशोल्ड तो है, ठीक है, वो बताइए मैंने आपको। विलफुल डिफॉल्ट बिगिंस एट 1 करोड़, लार्ज डिफॉल्ट एट 25 लाख, नो। स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड इज 25 लाख एंड मोर फॉर विलफुल डिफॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, 1 करोड़ मोर फॉर लार्ज डिफॉल्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, यही है लिमिट। 1 करोड़ यूनिफॉर्म नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल के लिए है 25 लाख या उससे ज्यादा, एंड अदरवाइज जो है डेट्स बेसिकली 1 करोड़ रुपीज और अबव। क्लियर? क्लियर सो फार? कंफर्म कर दीजिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड फर्दर डू लेट मी नो अगर कोई अपडेट्स आपने मिस किए हैं तो वी विल बी कवरिंग दोज आल्सो। मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को आगे जरूर पहुंचाएं, एंड जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करें।